तैयारियां हैं, क्या रोड मैप है? चूंकि अलग अलग विभागों के लोगों से तो हम लगातार बात कर ही रहे हैं कि उनकी प्राथमिकताएं क्या हैं, लेकिन इस महाकुंभ को लेकर कितनी बड़ी चुनौती आप लोगों के लिए है और इसको किस तरीके से आप सफल बनाने के लिए तैयार हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। और न्यूज़ वन इंडिया परिवार के लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप सबने मुझे इस महाकुंभ में आमंत्रित किया, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जहां तक महाकुंभ का विषय है, आपने पूछा है व्यवस्थाओं की दृष्टि से और कैसे इसका समायोजन होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश की हमारी सरकार, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी और उनकी पूरी कैबिनेट महाकुंभ को लेकर लगातार व्यवस्थाओं में स्वयं लगे हुए हैं और बजट भी भारी भरकम हमने जारी किया है। और महाकुंभ के माध्यम से जो ये महाकुंभ होगा, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ, चाहे वो व्यवस्थाओं की दृष्टि से हो, चाहे कानून की दृष्टि से हो, चाहे सुविधाओं की दृष्टि से हो, चाहे वहाँ डेवलप होने वाले स्थायी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो जिसमें सड़क है, शौचालय है, चाहे वो अस्थायी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो जिसमें हमारे टेंट हाउस हैं और उसमें रहने वाले लोगों के लिए है, कल्पवासियों के लिए है। ये महाकुंभ निश्चित रूप से अद्वितीय होगा, अकल्पनीय होगा, पूरी दुनिया के लिए प्रेरणादायी होगा। इसको लेकर हमारी सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उनकी कैबिनेट और हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी अभी कुंभ में स्वयं आए थे और उसकी व्यवस्थाओं का उद्घाटन करके गए। जी, चूंकि कुंभ का मामला था तो कुंभ से मैंने शुरुआत की, लेकिन चूंकि भाजपा के एजेंडे में धर्म, सनातन, राम मंदिर यानी अयोध्या, फिर काशी और मथुरा ये सब हैं, और अब चूंकि एक प्रचलन चल पड़ा है कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर तलाशने का, लेकिन मोहन भागवत ने कहा कि ये ठीक नहीं है। क्या ये बीजेपी के लिए चिंता का विषय है? क्योंकि बीजेपी के जो एजेंडा है उसके लिए चिंता का विषय है, मोहन भागवत ऐसा कह रहे हैं? देखिए, पूज्य सरसंघ चालक जी ने जो कहा है वो उनका मायने है और वो एक अलग परिप्रेक्ष्य की बात है। जहाँ तक मंदिर खोजने की बात है, कहीं भारतीय जनता पार्टी किसी मस्जिद में मंदिर खोजने नहीं जा रही है। भारतीय जनता पार्टी किसी मुस्लिम बस्ती में मंदिर खोजने नहीं जा रही है। संभल में अगर कोई मंदिर मिला है, बंद पड़ा है, दंगे के दौरान उसको कब्जा किया गया है और प्रशासन की नज़र में आया वो खुला है, तो उसमें कोई बीजेपी नहीं खुलवा रही है। बीजेपी कहीं भी मस्जिद के अंदर मंदिर नहीं खोज रही है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है, अगर किसी भूमि पर किसी ने कब्जा कर लिया, मेरे पिता की कोई भूमि थी, उस पर किसी ने अवैध कब्जा कर लिया, तोड़ दिया, परिस्थिति जन उसको कब्जा कर लिया, तो उसका राइट है, उसकी आने वाली जनरेशन का, उसकी पीढ़ियों का ये अधिकार है कि वो उसको मिले। इसमें कोई बुरी बात नहीं। लेकिन सर, वर्शिप एक्ट भी है, वो शायद इसीलिए बना था कि जो ढांचा आज़ादी से पहले का जैसा है वो वैसा रहेगा। उसके बाद फिर याचिकाएं आती हैं, चलिए वो तो अदालती मामला है, लेकिन चूंकि आप लोगों के एजेंडे में रहता है तो भले ही वो कोई दूसरा याचिका डाले, लेकिन उसको भी तो लगता है ना कि भाई सरकार हमारे साथ है, पार्टी हमारे साथ है, तो हमें मनोबल उनका बढ़ता है। नहीं, हमारे एजेंडे में नहीं है। हमने क्या कहा कि लोग अगर अपने किसी पूर्वज की चीज़ों को प्राप्त करना चाहते हैं, मुझे कोई पैतृक विरासत मिली और किसी ने उसको कब्जा कर लिया, उसको जबरी, में फिर अपने बयान को बात कर रहा हूँ, वो बीजेपी का एजेंडा नहीं है। बीजेपी ने तो कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका साथ, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री। सर, ये भी कहा था कि ये तो अभी झांकी है, मथुरा काशी बाकी, अयोध्या के बाद। देखिए, मथुरा काशी, अब ये मथुरा काशी इसलिए है, मथुरा काशी अगर भगवान कृष्ण की जन्मभूमि से जुड़ा हुआ है, वो उनका प्राथमिकता है, तो उसको मिलना चाहिए। उसमें कोई तो ये सिलसिला रुकेगा कहाँ? संभल, फिर अजमेर, फिर बदायूं, फिर कोई दूसरी जगह, ये तो फिर अभी तो कोर्ट ने चलिए रोक लगाई, हाँ। लेकिन अगर ये चलता रहा तो फिर ये सिलसिला रुकेगा कहाँ? देखिए, सिलसिला हम लोग तो बढ़ा नहीं रहे हैं, कोई भारतीय जनता पार्टी इस सिलसिले को नहीं बढ़ा रही है। मैं फिर कह रहा हूँ कि जहाँ अनावश्यक परिस्थिति जन्य चीज़ें बंद कर ली, बलात्पूर्वक किसी चीज़ को किसी की कब्जा कर लिया, किसी भूमि को, मंदिर को, मस्जिद को भी अगर कहीं कब्जा किया है, और कोई लोग कहते हैं कि हमारी रही थी, किसी लोगों ने या हिंदुओं ने उसको कब्जा कर लिया है, कहीं उन्होंने तोड़ दिया है, तो मुस्लिमों को मिलनी चाहिए। इसमें बुरी बात क्या है? उनको मिलना चाहिए। ऐसे ही अगर कोई ये कह रहा है
कि ये हमारा मंदिर है, इसको इसलिए रोक दिया कि इस बस्ती में से लोग भगा दिए गए या लोग हटा दिए गए, तो वहाँ अगर वो लोग आज क्लेम कर रहे हैं तो इसमें कोई बुरी मानने वाली बात नहीं है। बीजेपी का मैं फिर कह रहा हूँ, इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है सर। कुंभ में बैन और उसकी बैन का जिक्र किया, जबकि कुंभ एक बड़ा समावेश इसमें होता है, और ऐसा क्यों सर? क्योंकि यहाँ तो सबके लिए वो होता है कि भाई आप आइए, स्नान किए, और आपने अगर स्नान कर लिया तो आपके पाप तक धुल जाते हैं, मन साफ हो जाता है। फिर कुछ लोगों की एंट्री पे प्रतिबंध जो लगाने की बात उठी, उसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, अभी मेरी जानकारी में ऐसा कोई विषय नहीं है, खासकर सरकारों की ओर से या भारतीय जनता पार्टी की ओर से किसी पर भी किसी तरीके की पाबंदी कुंभ में मैंने मेरे संज्ञान में नहीं है कि आई हो या प्रतिबंधित किया हो। अगर कोई कुंभ में आना चाहता है, सनातन संस्कृति का हिस्सा बनना चाहता है, हाँ। सनातन संस्कृति को नज़दीक से जानना चाहता है, जीना चाहता है, देखना चाहता है, मुझे लगता है उसका स्वागत होना चाहिए। नहीं, लेकिन और निश्चित रूप से सरकार की तरफ से नहीं हुआ, लेकिन मेरठ में जब चूंकि ऐसा कुछ हुआ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जब कावड़ यात्रा चल रही थी, तो सरकार ने कहा कि भाई अपनी पहचान बताएं, उस पर खूब कंट्रोवर्सी हुई, उससे मनोबल साधु संतों का भी बढ़ा। उन्होंने कहा साहब कुंभ में भी इनकी एंट्री बैन कर दो। तो ये जुड़ा तो हुआ है सर मामला एक दूसरे से। पहचान बताना एक अलग बात है, कुंभ में प्रतिबंध लगाना दूसरी बात है। अगर किसी ने कहा कि पहचान ऐसी बात, ये कोई विषय नहीं है, लेकिन कुंभ में नहीं आएगा, कोई व्यापार नहीं करेगा, ये प्रतिबंध कहीं नहीं लेकिन है। संतों ने ऐसी मांग की और उसको बल भी मिला है, और फिर कुछ ऐसे बल जो है फिर इस तरफ से भी उठ रहा है कि हाँ ठीक है। तो ये वहीं से आया ना कि आप जब प्रदेश के एक इलाके में कहते हैं कि साहब आपको अपनी पहचान बतानी होगी, हालांकि वो फैसला फिर हुआ, कंट्रोवर्सी हुई, और उसी से यहाँ पे अब कहा जा रहा था तो व्यापारी दुकान नहीं लगाएगा। तो मैं तो बस ये जानना चाह रहा था कि हाँ, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में, लोकतांत्रिक प्रणाली में किसी ने ये आवाज उठाई कि यहाँ ऐसा होना चाहिए, किसी ने ये सुझाव दिया, उससे मेरा कोई सरोकार नहीं है, मेरी पार्टी सरकार का भी कोई सरोकार नहीं है। लेकिन मैं निश्चित हूँ भारतीय जनता पार्टी या उस माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने ऐसी कोई बात नहीं कही है। कुंभ में सभी जाति, संप्रदाय, धर्म के लोगों का स्वागत है, वो आ सकते हैं, वो गंगा जी में स्नान कर सकते हैं, और मुझे लगता नहीं है कि हम ये जरूर कहा गया था कि दुर्विजय सिंह शाक्य, अगर दुर्विजय सिंह शाक्य हैं तो उनको ये अपना नाम छुपाने की आवश्यकता क्यों है? हमको ये बताएं, हम दुर्विजय सिंह शाक्य हैं, इतनी सी बात है, इसमें कोई विरोधाभासी यानी बात कुंभ में भी ये हो सकता है कि आप अपनी पहचान बताइए और वो ये फॉर्मूला वही वाला लागू हो सकता है ना? ऐसा तो नहीं है। हाँ। आप आइए, कुंभ में नहाइए, स्नान करिए, हाँ। ऐसा कोई विषय तो है नहीं। अच्छा ठीक है। हाँ। चूंकि सर ये ब्रज क्षेत्र है और चूंकि प्रयागराज में महाकुंभ है, लेकिन वहां पे करोड़ों श्रद्धालु आएंगे, तो वो आगरा में भी आएंगे, वो मथुरा में भी आएंगे, वो वृंदावन में भी आएंगे, कुछ टूरिस्ट बाहर से आते हैं, विदेशों से आते हैं, वो भी आएंगे। तो इस ब्रज के उत्थान के लिए, यहाँ के विकास के लिए कुछ विशेष प्लानिंग है? चूंकि हजारों लाखों की संख्या में जब श्रद्धालु आएंगे तो कई तरह की चुनौतियां होंगी। देखिए, ब्रज भूमि पवित्र भूमि है, और योगेश्वर भगवान कृष्ण की लीलाएं इस भूमि पर हुई हैं। हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि ब्रज भूमि में पैदा हुए हैं। विकास के लिए उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने एक ब्रज विकास परिषद की घोषणा की हुई है। उस ब्रज विकास परिषद के माध्यम से जो 84 कोस की क्षेत्र है ब्रज की, रहे हैं। ठीक है, मेरा आखिरी सवाल ये रहेगा कि चूंकि आस्था का एक पर्व है, लेकिन अर्थ पर भी प्रभाव, और चूंकि सरकार कह सकते साबित हो सकता है $1 की जो इकोनॉमी है उसके लिए। $1 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी महत्वपूर्ण भूमिका होगी।
ये एक लंबे समय तक चलने वाला कुंभ, उसमें जो व्यापारिक गतिविधियां हैं, उसमें जो इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शंस हैं, जो व्यापारिक गतिविधियां हैं, बड़े स्तर पर होगी। और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं, जो कुंभ है वो उत्तर प्रदेश की प्रगति में, वो उत्तर प्रदेश की आर्थिक प्रगति में एक मील का पत्थर साबित हो, और उत्तर प्रदेश के विकास में भी, और आस्था के रूप में निश्चित रूप से पूरी दुनिया को ये संदेश होगा कि इतनी बड़े मात्रा में, इतनी बड़ी संख्या में जो अनुयायी हैं, जो आस्थावान लोग हैं, वो लंबे समय तक रहकर वहाँ कल्प वासी होकर व्यवस्था करेंगे और गंगा स्नान करके अपनी आस्था के प्रति अपनी आस्था को पूरा करेंगे। तो निश्चित रूप से कुंभ की जो व्यावसायिक गतिविधियां हैं वो हमारी 1 ट्रिलियन जो इकोनॉमी है उसको पूरा करने में सहायक। ठीक है शाक्या जी, आपने हमें वक्त दिया, इस महामंथन में आए महाकुंभ के, बहुत शुक्रिया आपका। और आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमें समय दिया। और आगे चूंकि लगातार कई मेहमान इस वक्त अलग अलग सेशन जो हमारे होने हैं उसका इंतजार कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें न्यूज़ 1 इंडिया का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दुर्विजय शाक्य जी हमारे मंच पर पधारे। आप ब्रज क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं। मैं 1 मिनट और चाहूंगा आपका, आदरणीय दुर्विजय शाक्य जी, 1 मिनट और चाहूंगा आपका। आप ब्रज क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं और एक ब्रज के अंदर भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े चेहरे के रूप में आपको देखा जाता है। तो मैं निवेदन कर रहा हूं हमारे वाइस प्रेसिडेंट श्री अतुल माथुर जी और हमारे इनपुट हेड श्री आशीष चतुर्वेदी जी और हमारे बरेली के ब्यूरो हेड अनमोल भारद्वाज जी, अनुरोध भारद्वाज जी, आप आए और दुर्विजय शाक्य जी का इस मंच पर स्मृति चिन्ह देकर उनका सम्मान करने की कृपा करें। और अब इस चर्चा में हम आगे बढ़ेंगे। दुर्विजय शाक्य जी एक सार्थक चर्चा करते हुए दरअसल महाकुंभ मंथन के दौरान न केवल हम तमाम मुद्दों को मथ रहे हैं बल्कि हम उत्तर प्रदेश की बदलती हुई तस्वीर और दशा किस तरह से बदल रही है उस पर भी चर्चा कर रहे हैं कि आखिरकार किस तरह से हमें आगे निकलना है, आगे चलना है। तमाम दुश्वारियां हैं, लेकिन कहते हैं ना कि हर दुश्वारियों को पीछे छोड़कर आप निकलते हैं तो फिर निश्चित रूप से आपकी एक अलग पहचान बनती है। और उस पहचान के साथ ही न्यूज़ 1 इंडिया का परिवार आपके बीच ताजनगरी आगरा में महाकुंभ महामंथन। बहुत बहुत धन्यवाद दुर्विजय शाक्य जी, आप न्यूज़ 1 इंडिया के मंच पर पधारे। महाकुंभ मंथन का आप हिस्सा बने, बहुत बहुत धन्यवाद।